तारों की छांव। वो काफी देर तक नदी में जाल फेंकता रहा, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। थक हार कर नदी किनारे एक चट्टान पर बैठ गया। जाल उसने पास सुखाने को फैला दिया। उसने अपने सिर से टोपी उतारी और अपनी गीली टांगों को पोंछने लगा। साथ ही उसके मुंह से एक भद्दी सी गाली निकली। मालूम नहीं आज सुबह किस साले का मुंह देखा है जो आज एक भी मछली नहीं हाथ लगी। सांझ गहरा गई थी। अब वो घर जाने की तैयारी में था। खाली हाथ घर कैसे जाऊं? बच्चों को पालने पोसने का एकमात्र सहारा मछली मारना ही तो था उसका। खेती बाड़ी के नाम उसके पास सिर्फ 3 मुट्ठी 1 नाप जमीन थी, जो उसके फूस के झोपड़े के सामने फैली थी, जिसका वो जाड़े में धूप सेकने के लिए उपयोग करता था और बच्चे खेलने के लिए। ये उसका दुर्भाग्य ही था कि वो गरीब होने के साथ साथ हरिजन भी था। घरवाली गांव में सवर्णों के घरों में पुराने बिस्तरों में टेकली लगाकर थोड़ा बहुत अनाज या रोटी भात ले आती थी, परंतु इतने में उसके 3 बच्चों व स्वयं का गुजारा नहीं हो सकता था। इसलिए मछली मारकर जीविकोपार्जन का साधन उसे उचित लगा और वो उसी कार्य में लग गया। परंतु आज उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। वो खाली हाथ घर पर जाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने सोचा, रास्ते में गांव के मुखिया का घर पड़ता है, वो वहीं उनके डिंडाले बरांडे में सो जाएगा और फिर सुबह नदी में मछली मारने चला जाएगा। रात काफी बीत चुकी थी। गांव के लोग खा पीकर सो गए थे। सारे गांव को सन्नाटे ने अपने आगोश में समेट लिया था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। कहीं दूर आम के पेड़ पर उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। ऐसे में 2 आकृतियां मुखिया के आंगन में घुसी और सीढ़ियां चढ़कर सीधे डिंडाले में आ गई। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा मुखिया ने ही खोला। सामने पटवारी व उसके चपरासी को देखकर मुखिया सहम गया। अभिवादन के लिए उसके हाथ स्वयं उठ गए। हुजूर, इतनी रात कैसे कष्ट किया? मेरे लायक कोई सेवा? सहमते हुए मुखिया ने कहा, आज हम तुम्हारे यहां ठहरेंगे। रात बहुत हो गई है, इसलिए हम आगे नहीं जा पाएंगे। पटवारी ने कुछ आफिसराना ढंग से मुखिया से कहा। अवश्य अवश्य हुजूर, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे घर पधारे हैं। कुछ राहत की सांस लेते हुए मुखिया ने कहा और फिर बरामदे में चारपाई डालकर अंदर खाना बनाने को कहने चला गया। खा पीकर पटवारी चारपाई पर रुईदार रजाई व गद्दे के अंदर घुस गया। पास की जमीन पर चपरासी भी कंबल में लिपटकर सो गया। मुखिया बरामदे में बैठा पटवारी से बातें कर ही रहा था कि उसे कोई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिया। अरे कौन है? मुखिया ने बरामदे से ही आवाज लगाई। मुखिया जी, मैं हूं मंगतू। आज देर हो गई इसलिए घर नहीं जा सका। सुबह होते ही चला जाऊंगा। मंगतू अपने जाल कंधे से उतार कर कमर को सीधी करने लग गया। अरे तू बरामदे में कैसे चढ़ा आ रहा है? हट यहां से। देखता नहीं यहां बड़े बड़े लोग सो रहे हैं? अरे इतनी बड़ी लंबी चौड़ी धरती पड़ी है, कहीं भी जाके सो जा। मुखिया ने मंगतू को दुत्कार दिया। मंगतू बेचारा अपना सा मुंह लेकर लौट पड़ा, पर इतनी रात को वो जाता भी तो कहां। वहीं मुखिया के आंगन में एक कोने में दुबक कर उसने रात बिताने की सोची। उसने छज्जे से नीचे आंगन में थोड़ी सी जमीन साफ की और कुछ कूड़ मारकर छाती पर घुटने समेटकर लेट गया। ओढ़ने के लिए उसने अपने ऊपर जाल फैला लिया। सुबह मुखिया ने पटवारी को चाय के लिए जगाया। चाय का गिलास पटवारी की ओर बढ़ाते हुए मुखिया ने कहा, हुजूर, रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ठंड वंड तो नहीं लगी? नींद तो ठीक ही आई, परंतु थोड़ी ठंड अवश्य मालूम पड़ी। पटवारी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ साहब, थोड़ी थोड़ी ठंड मुझे भी लगी। जमीन पर बैठे चपरासी ने कहा,
चाय पीकर पटवारी और चपरासी अपने गंतव्य की ओर चल दिए। मुखिया उन्हें छोड़ने आंगन के बाहर तक गया। लौटती बार अपने छज्जे के नीचे एक आदमी को पड़ा देखकर ठटक गया। पास जाकर देखा तो मंगतू मछुआरा था। अरे मंगतू, तू यहाँ घर नहीं गया क्या? तुझे यहाँ अकेले में ठंड नहीं लगी? मुखिया ने अनेक प्रश्न मंगतू से एक साथ कर दिए। मंगतू, जो अब तक पटवारी व चपरासी की बात सुन रहा था, ने हंसकर कहा, मुखिया जी, कैसी ठंड? ठंड तो बड़े लोगों को लगती है, भला मुझ जैसे गरीब आदमियों को ठंड कहाँ? मेरा क्या, मेरे लिए धरती का बिछौना और तारों का ओढ़ना ही सब कुछ है। तारों की छांव में जहां कहीं भी जगह मिली पसर गया और गुचकुड़ू मारकर सो गया। ऐस तारा निस्गारा, मारी गुचकुड़ू और पसीना का धारा, कहकर मंगतू हंस दिया। अच्छा, मैं चलता हूं। कल रात नदी से खाली हाथ लौटा हूं, अब फिर जाता हूं। देखूं, शायद कुछ मछली हाथ लग जाए। बच्चों के पेट भरने का कुछ जुगाड़ तो करना ही है, कहकर मंगतू ने अपना जाल उठाया और चल दिया नदी की ओर। धन्यवाद।